हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केबी नर्सिंग क्लासेस। ओके, सो आज की क्लास शानदार है। रिगार्डिंग रहेगी कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन के बारे में, दैट इज सीपीआर। अपनी मेडिकल लाइन में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। सीपीआर को पेशेंट को रिवाइव करने के लिए ये किया जाता है। ठीक है, तो बेसिक बेसिक सबसे बेसिक इसके बारे में अपन समझेंगे, क्योंकि इसको बीएलएस भी बोला जाता है ना। चलिए तो डिस्कस करते हैं, दैट इज सीपीआर का। सीपीआर के बारे में आपको फुल फॉर्म पता ही है। सी का मतलब होता है कार्डियो, ठीक है। पी का मतलब होता है पल्मोनरी, एंड आर का मतलब होता है पल्मोनरी, एंड आर का मतलब होता है रिससिटेशन। रिससिटेशन, ठीक है। ओके, तो कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन का मतलब क्या हुआ कि मैम इसमें दो ऑर्गन इन्वॉल्व रहते हैं। एक तो हार्ट है, दूसरा जो है वो है लंग्स, ठीक है। और इन दोनों ऑर्गन में अगर किसी भी तरीके से कोई एबनॉर्मेलिटी होती है, ठीक है, एबनॉर्मेलिटी होती है तो उसको रिससिटेट करने के लिए सीपीआर जो है वो दिया जाता है। ओके, अब जस्ट फॉर एग्जांपल मान के चलिए आप किसी व्यक्ति से मिले, है ना। मिले का मतलब जस्ट फॉर एग्जांपल आप यहाँ कोई रोड क्रॉस कर रहे थे, या फिर आप कोई मेडिकल प्रोफेशनल है, क्योंकि नॉन मेडिकल प्रोफेशनल भी को भी सीपीआर की नॉलेज होनी चाहिए। तो मान के चलिए आप किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, चलो यही उदाहरण ले लेते हैं, और आपने देखा कि आपके सामने एक पेशेंट जो है वो फॉल डाउन हो गया, ठीक है। फिर आपने उस पेशेंट से पूछा हाउ आर यू, ठीक है। आपने पूछा आप कैसे हो, तो कैसे हो तो आप, ये तो गलत क्वेश्चन हो गया। तो ये क्वेश्चन तो अपन को पूछना ही नहीं है। सबसे पहले अपन, अगर आपके सामने कोई पेशेंट अनकॉन्शियस हो रहा है, या फिर आपने देखा कि वो पहले से अनकॉन्शियस था और आप पहुंचे हैं जस्ट, तो आप उससे क्या पूछेंगे, आर यू ओके, आर यू ओके। आपने शाउट किया, पेशेंट ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो तुरंत आपने पेशेंट का फिर क्या चेक करा है, कैरोटिड पल्स जो है, जो नेक में हमारी पल्स होती है, उस कैरोटिड पल्स को आपने चेक करा। आपने देखा कि कैरोटिड पल्स जो है वो क्या है, एब्सेंट है, ठीक है। आपने क्या देखा, आपने देखा कि जो कैरोटिड पल्स है वो क्या हो गई है, वो एब्सेंट हो गई है। एब्सेंट है कैरोटिड पल्स, ठीक है ना। तो एब्सेंट कैरोटिड पल्स जैसे ही आपने देखी, कैरोटिड पल्स जैसे ही आपने क्या देखी है, एब्सेंट देखी है, ठीक है। ने एब्सेंट देखी, तो आप किसकी तरफ, आपके दिमाग में क्या आएगा, नाउ आई एम गोइंग टू गिव सीपीआर, ठीक है। और अगर आपने देखा कि कैरोटिड पल्स तो पॉजिटिव है, प्रेजेंट है, ठीक है, तो वहां पर सीपीआर की जरूरत नहीं होती है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ हम ब्रीथिंग का देखते हैं, ब्रीथिंग का देखते हैं। और ब्रीथिंग पे अगर प्रेजेंट है तो सीपीआर का तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो ब्रीथिंग अगर एब्सेंट होगी तो हम वेंटिलेटर सपोर्ट या फिर आर्टिफिशियल मैनुअल यूनिट वगैरह किसी का भी इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को रिवाइव कर सकते हैं। तो यहाँ तक आई होप आपको ये बेसिक कंसेप्ट तो समझ में आया ही होगा। तो सीपीआर क्या है, तो सिंपल सा फंडा है कि सीपीआर जो है एक बेसिक लाइफ सपोर्ट है, ठीक है। कब काम में आता है, कब काम में आता है, जब कैरोटिड पल्स जो है व्यक्ति की वो क्या हो, एब्सेंट हो मोस्टली, ठीक है। व्यक्ति क्या हो, अनकॉन्शियस हो गया हो, अनकॉन्शियस हो गया हो। तो वहां पे उस व्यक्ति का जो हर्ट है, ठीक है, साथ ही साथ में जो व्यक्ति के जो लंग्स हैं, उनके फंक्शंस को, ठीक है, उनके फंक्शंस को चेक करने के लिए सीपीआर का यूज में लिया जाता है। ओके, आई होप यू गेट दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो सीपीआर है, सीपीआर की जो गाइडलाइन है, ध्यान रखिएगा, ये देता है हमारा अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, ठीक है, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन। तो यहाँ से देखिए डियर एप्लीकेंट्स, आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, ठीक है, कि सीपीआर आपका किस में आता है, सबसे पहला दैट इज बेसिक लाइफ सपोर्ट में। अगर आपके दिमाग में फिलहाल अभी एडवांस का आ रहा है ना, तो एडवांस में आपको पता ही होगा कि एडवांस में जो है वो डिफिब्रिलेटर, ठीक है, डीफैब जो है, डिफिब्रिलेटर जो है वो यूज में लिया जाता है, ठीक है। दोनों की गाइडलाइन देता कौन है, हमारा अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन देता है, ठीक है। तो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन क्या है भाई, कि कार्डियो तो मैम रिलेट करता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से, और पल्मोनरी रिलेट करता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन हमारे क्लियर हुए कि सीपीआर किस में आता है। आपका आंसर होगा बेसिक लाइफ सपोर्ट में आता है। आपसे पूछा जाए कि इसकी गाइडलाइन कौन देता है, डब्ल्यूएचओ देता है, आईएनसी देता है, आईसीएम देता है, या फिर एएचए देता है, तो आपका आंसर होगा कि दैट इज अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन इसकी गाइडलाइन देता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रिससिटेशन का मतलब क्या होता है, रिवर्ट बैक, मतलब पेशेंट को
उसके पुनर् हेल्दी स्टेट में, ठीक है, हेल्दी स्टेट में लेकर आना ही हमारा सीपीआर का उद्देश्य होता है। चलिए बात करते हैं इसके परिभाषा की, इसकी डेफिनेशन की। तो सीपीआर का काम क्या है कि सीपीआर इज प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन टू वाइटल ऑर्गन सेल्स एंड टिश्यू अंटिल द सेल्स अराइव। ठीक है, अब बात समझेंगे कि यार ये थोड़ा कम समझ में आया मैम, इसके बारे में थोड़ा सा बता दो। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, कोई व्यक्ति, ठीक है, कोई क्लाइंट है, ये हमारा क्लाइंट है, ठीक है, ये व्यक्ति क्या हो गया, ये व्यक्ति हो गया मैम अनकॉन्शियस। ठीक है, ये क्या हो गया, ये अनकॉन्शियस हो गया। ठीक है ना, जब ये अनकॉन्शियस हो गया तो हमने देखा कि इसकी जो कैरोटिड पल्स है ना, जो इसकी कैरोटिड पल्स है ना, हमने मैम देखी वो भी एब्सेंट है। अब इसका मतलब इसकी कैरोटिड पल्स एब्सेंट है, तो कैरोटिड पल्स तो सबसे नियरेस्ट पल्स है किसके, हार्ट की। और पल्स हमारा क्या है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन बताता है, किसके किसके फंक्शन को, हार्ट के फंक्शन को। लेकिन पल्स ही अगर एब्सेंट है तो इसका मतलब क्या हो गया, जो हार्ट है वो क्या हो गया, अनेबल टू पंप। ठीक है, पंप नहीं कर पा रहा है। अब जब पंप नहीं करेगा तो जो ब्लड है, ठीक है, जो ब्लड सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, एब्सेंट हो जाएगी। ठीक है, एब्सेंट हो जाएगी। और जब ब्लड सप्लाई एब्सेंट होगी तो हमारी बॉडी की जो बेसिक यूनिट है ना, हमारी बॉडी की जो बेसिक यूनिट है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं, वहां तक क्या नहीं पहुंच पाएगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो ऑक्सीजन जब हमारी बॉडी में क्या होगा, कम होगा, ब्लड में कम होगा, जिसको हम हाइपोक्सीमिया बोलते हैं। ऑक्सीजन हमारा कैरी करके रखता है आरबीसी के अंदर मौजूद हीमोग्लोबिन। जब इसकी कमी हो जाएगी, हाइपोक्सीमिया होगा, तो ये हमारे शरीर में क्या कर देगा, ये हमारे शरीर में इस्चीमिया कर देगा। और इस्चीमिया अगर बहुत लंबे समय तक रहा तो व्यक्ति की डेथ हो सकती है। ठीक है ना, तो सीपीआर क्या करता है, सीपीआर क्या करता है, सिंपल सा फंडा है मैम, हम समझ गए हैं कि सीपीआर जो है वो हमारे सेल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ठीक है, सेल्स को ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। कैसे प्रोवाइड करता है, तो मैम सिंपल सी बात है, बाय आर्टिफिशियली पंप देकर। ठीक है ना, आर्टिफिशियली पंपिंग से। कैसे आर्टिफिशियली पंपिंग से, भाई हम हमारे दोनों हैंड का यूज में लेते हैं, जिसमें हम व्यक्ति में क्या करते हैं, कंप्रेशन करते हैं। ठीक है, ये कोई अडल्ट है तो एडल्ट की जो निप्पल लाइन है उसके वहां पर हमारे हाथ जो है वो मौजूद होते हैं। नॉन डोमिनेंट नीचे होता है, डोमिनेंट उसके ऊपर होता है। ठीक है, और जो छोटे बच्चे हैं उसमें हम 1/3 ऑफ स्टर्नम यूज में लेते हैं, 1/3 ऑफ स्टर्नम हम साइट जो है यूज में लेते हैं। ध्यान रखिएगा, आपसे एमसीक्यू पूछ सकता है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में, आपसे पूछे कि एडल्ट में सीपीआर देने का हैंड लोकेशन कहाँ होता है, तो आपका आंसर होगा इन इन निप्पल लाइन। ठीक है, कि जो निप्पल लाइन है वहां पर। और अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ बच्चों में, किड्स में, ठीक है, जो छोटे बच्चे हैं उनमें कहा, तो दैट इज 1/3 ऑफ स्टर्नम। ठीक, बात समझ में आ गई। तो सीपीआर का काम क्या है, सीपीआर का काम है दैट इज ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। कैसे ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, बाय आर्टिफिशियल पंपिंग। कैसे, बाय द हेल्प ऑफ कंप्रेशन, जिसमें हम हमारे दोनों हैंड का यूज में लेते हैं। ठीक है, जो हमारा नॉन डोमिनेंट हैंड है, जिससे हम हमारा कोई काम नहीं करते हैं, है ना, काम तो वैसे करते हैं बट लिखते नहीं है, नॉन डोमिनेंट हैंड वो कहाँ रहेगा, लोअर रहेगा। और डोमिनेंट हैंड जो है वो कहाँ रहेगा, अपर रहेगा। ऐसा क्यों है, इसका कारण से भी एमसीक्यू पूछ सकता है नॉर्सेट के एग्जाम में। तो भाई अगर डोमिनेंट हैंड नीचे रख देंगे ना तो ज्यादा प्रेशर लग जाएगा, और ज्यादा प्रेशर लगा के हमें रिब्स को नहीं तोड़ना है। ठीक है ना, हमें रिब्स को नहीं तोड़ना है। तो ये हमने इसकी डेफिनेशन समझ ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ये कोई इमरजेंसी कंडीशन है क्या, या फिर नॉर्मल रूटीन केयर में आता है ये, तो याद रखिएगा ये एक इमरजेंसी कंडीशन है। इमरजेंसी सिचुएशन में ही सीपीआर देते हैं। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल कोई रोड ट्रैफिक हुआ, ठीक है, कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, तब सीपीआर देने की जरूरत पड़ जाती है। कोई व्यक्ति अनकॉन्शियस हो गया, कैरोटिड पल्स बंद हो गई अचानक, व्यक्ति की हार्ट पंप करना बंद कर दिया, कैरोटिड पल्स नहीं सॉरी, हार्ट पंप करना बंद कर दिया, तो कैरोटिड पल्स फील नहीं होगी। ठीक है, या फिर आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो कोड ब्लू हो गया हो, ठीक है, कोड ब्लू हो गया हो या एनी अदर कोड हुआ हो, ठीक है, या फिर कोई डिजास्टर की कंडीशन हो, ठीक है ना, या फिर कोई डिजास्टर की कंडीशन हो, एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है। चलिए, तो ये काम क्या करता है, ये रिवर्ट बैक करने का काम करता है व्यक्ति के बॉडी के फंक्शंस को। ठीक है, और वो भी कौन से फंक्शन को, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की और रेस्पिरेटरी सिस्टम की। अब आप कहेंगे दोनों का मैम एक बार एक एक लाइन बता दीजिए। तो देखो, रेस्पिरेटरी सिस्टम हमें ऑक्सीजन देता है
और ये हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हमारी ऑक्सीजन को क्या करता है, सप्लाई करवाता है टूवर्ड्स द सेल, टूवर्ड्स द सेल। आई होप यू ऑल गाइज अंडरस्टैंड अप टू दिस कंसेप्ट, क्योंकि हर चीज की नींव को पकड़ना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जिस भी व्यक्ति को सीपीआर देना है तो हम सबसे पहले उसका असेसमेंट करेंगे, है ना। हम असेसमेंट में पूछ सकते हैं व्हाट इज योर नेम, ठीक है। अब ये तो थोड़ी दूर की बात हो गई, लेकिन सबसे पहले अगर हमें कोई अनकॉन्शियस दिख रहा है तो हम पूछ सकते हैं उस व्यक्ति से, आर यू ओके, क्या आप ठीक हो, क्या आप ठीक हो, क्या आप ठीक हो। नहीं व्यक्ति दे रहा जवाब, तो हम क्या करेंगे, पेशेंट का हम कैरोटिड चेक करेंगे। तो इफ पर्सन शो रिस्पॉन्स, कॉन्शियस है, तो कोई जरूरत नहीं सीपीआर देखने की। मतलब आप तो ये समझ ली कि अभी क्लास देख रहे हो और आपके पास कोई व्यक्ति बैठा, तो आपने सोचा मैं इसको सीपीआर दे देता हूँ, मैंने अभी भी पढ़ा, अभी भी सीखा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहां पे व्यक्ति का हार्ट का फंक्शन ऑलरेडी मेंटेन हो रहा है, वो कॉन्शियस है, ठीक है ना, अदरवाइज वो आपको सीपीआर दे देगा। ओके चलिए, सो अगर व्यक्ति कोई रिस्पॉन्स शो नहीं कर रहा है, अनरिस्पॉन्सिव है, तो वहां पर हम व्यक्ति को क्या देते हैं, सीपीआर देने की हमें जरूरत पड़ जाती है, ठीक। सीपीआर जो है वो हमारे 3 कंसेप्ट पे बेस्ड है, दैट इज सीएबी। सीएबी का मतलब जो अभी गाइडलाइन जो चल रही है उसके अकॉर्डिंग है, सर्कुलेशन देखेंगे व्यक्ति का सबसे पहले, फिर उसके बाद में व्यक्ति का एयरवे देखेंगे, और उसके बाद में व्यक्ति का क्या देखते हैं, हम ब्रीथिंग देखते हैं। सर्कुलेशन में हम व्यक्ति की पल्स देख लेंगे, पल्स अगर एब्सेंट है तो हम एयरवे पेशेंट का एम्प्टी है या नहीं है, और उसके बाद में हम उसकी ब्रीथिंग में आएंगे, ठीक है। तो सर्कुलेशन में हमने चेक कर लिया पल्स, है ना, आगे की बात हमने बात कर ही ली है। तो अगर पल्स प्रेजेंट है तो कोई जरूरत नहीं सीपीआर देने की, अगर पल्स एब्सेंट है तो चेस्ट कंप्रेशन देना स्टार्ट हम कर देंगे। चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं। ए फॉर हमारा एयरवे होता है, बी फॉर हमारा ब्रीथिंग होता है। अब यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट जग रहे हैं, ये हमारा इंपॉर्टेंट है, और यहीं से हमारे गवर्नमेंट के एग्जाम्स में, ठीक है, यहीं से हमारे गवर्नमेंट के एग्जाम्स में गवर्नमेंट जॉब के लिए, ठीक है, एमसीक्यूज जो है उसका भंडार बनता है। अब देखिए, तो हमें अगर व्यक्ति की क्या करनी है, सर्कुलेशन को चेक करना है, तो ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति में कैरोटिड पल्स चेक होती है, नहीं। अगर अगर कोई एडल्ट 12 साल से ज्यादा का है, ठीक है, तो वहां पे हम कैरोटिड पल्स चेक करेंगे, ठीक है ना। अगर बच्चा है, चिल्ड्रन है, 1 से 12 साल का है, तो वहां पर हम फीमोरल पल्स चेक करेंगे, ध्यान रखिएगा। और अगर इन्फेंट है, जन्म से लेके 1 साल तक का जो बच्चा है, वहां पे हम प्रायोरिटी हम देते हैं ब्रेकियल पल्स को। फर्स्ट प्रायोरिटी है ये हमारी, और हमारी सेकंड प्रायोरिटी, ठीक है, सेकंड प्रायोरिटी जो है हमारी, वो होती है हमारी फीमोरल पल्स को। तो एडल्ट जिस 12 साल से ज्यादा, दैट इज कैरोटिड पल्स, चिल्ड्रन 1 से 12 साल फीमोरल पल्स, और इन्फेंट अप टू 1 ईयर दैट इज ब्रेकियल और फीमोरल पल्स। यही याद कर लीजिए, यही याद कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोजीशन, कौन सी पोजीशन में सीपीआर देना चाहिए, तो भाई ऐसी पोजीशन जिसमें व्यक्ति सुपाइन पोजीशन में हो, और किसी और पोजीशन में आपको सीपीआर नहीं देना है, बट सुपाइन पोजीशन के साथ साथ में आपको ध्यान रखना है फ्लैट सरफेस हो, फॉर्म सरफेस हो, और हार्ड सरफेस हो। ऐसा नहीं कि आप किसी मैट्रिक्स पे पेशेंट को लिटाए हुए हैं और वो मैट्रिक्स अंदर तक धंसता हो, दबता हो, तो वो सीपीआर क्या होगा, इफेक्टिव नहीं होगा। इससे भी एमसीक्यू पूछ सकता है, रेशनल से एमसीक्यू पूछ सकता है। तो यहाँ पर हमारा एक रेशनल एमसीक्यू बनता है। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस। चलिए नेक्स्ट आ जाए कंप्रेशन मेथड। अब देखिए छोटे बच्चे हैं, नवजात हैं, तो उनमें तो दोनों हाथ यूज में लेने की जरूरत ही नहीं है, तो हम डिस्कस करेंगे वहां पे हम कैसे सीपीआर देते हैं। लेकिन अगर कोई एडल्ट है, 12 साल से ज्यादा है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, दैट इज टू, दोनों हाथों का यूज में ले सकते हैं, अपर रखेंगे हमारा डोमिनेंट हैंड को, ध्यान रखिएगा। अगर अगर हमने इनकेस डोमिनेंट हैंड को नीचे रख दिया, तो रिप्स का फ्रैक्चर होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, ये ध्यान रखिए, नर्सिंग रोल में आता है, ठीक है। अगर 1 से 12 साल का बच्चा है, तो वहां पे हम एक हाथ या दोनों हाथ यूज में ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, अगर इन्फेंट है तो वहां पर हम टू फिंगर्स ओनली, ठीक है ना, 2 फिंगर्स, या फिर हम हमारे दोनों हाथों के थंब को यूज में ले सकते हैं। जैसे जो भी कंफर्टेबल है, जो सीपीआर दे रहा है, वो इसको यूज में ले सकता है। चलिए नेक्स्ट आ जाइएगा, कंप्रेशन मेथड क्या है। कंप्रेशन मेथड की बात करते हैं, तो मैंने अभी अभी आपको बताया है, लोअर हाफ यूज में लेंगे इफ स्टर्नम बिटवीन द निप्पल लाइंस, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सेम एज एडल्ट, ये यही का यही एडल्ट में सेम, मतलब यही का यही किस में सेम होगा, कि मतलब चिल्ड्रन में जो 1 से 12 साल का है, ठीक है, मतलब एडल्ट में जो हम दे रहे हैं वैसा का वैसा सेम है चिल्ड्रन में।
और यहाँ पर जस्ट बिलो निप्पल लाइन हम किस में करेंगे, ये हमारा रहेगा इन्फेंट में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये हमारा कंप्रेशन लैंडमार्क है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट आ जाओ कंप्रेशन डेप्थ की बात करते हैं। तो एडल्ट में कंप्रेशन डेप्थ रहता है 2 इंचेस, और 1 इंच बराबर होता है 2.5 सेंटीमीटर के। तो दैट इज 5 सेंटीमीटर। किसकी बात है, एडल्ट की। ये 1 से 12 साल के बच्चे में ये भी सेम रहेगी, लेकिन जब हम बात करेंगे इन्फेंट की, तो इन्फेंट में कम हो जाएगा, दैट इज 1.5 इंच, और इसको अगर सेंटीमीटर में बोला जाए दैट इज 3.75 सेंटीमीटर। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट रिपीटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्रेशन रेट क्या रहेगा, तो 100 से 120 टाइम पर मिनट रहेगा। हर मिनट 100 से 120 कंप्रेशन देने हैं। ये चिल्ड्रन में भी सेम है, इन्फेंट में भी सेम है। कंप्रेशन और वेंटिलेशन रेशियो क्या रहेगा, अगर व्यक्ति क्या है, एडल्ट है, ठीक है, तो चाहे एक रेस्क्यूअर हो, एक व्यक्ति सीपीआर देने वाला हो, या 2 व्यक्ति हो, हमेशा याद रखिए 30:2 रहेगा। यही प्रश्न अभी ESIC 2024 में पूछा गया है, और नॉर्सेट में हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नॉर्सेट का ये क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है ना। यस, फेवरेट क्वेश्चन है, ध्यान रखें। ठीक, अगर बात की जाए चिल्ड्रन की, तो वहां पे 1 रेस्क्यूअर में 30:2 होगा, है ना। और 2 रेस्क्यूअर हो तो 15:2 होगा। यहाँ थोड़े चेंज आ गए, ध्यान दीजिएगा, है ना। सेम ऐसे अगर इन्फेंट की बात हो, 1 रेस्क्यूअर में 30:2 और 2 रेस्क्यूअर में 15:2 रहेगा। तो ये हमारा डिस्कस हमने कर लिया, ठीक है। अगर हमें चेक करना है एयरवे, तो ये तो हमने सीपीआर की मेथड देख ली। अगर हमें एयरवे चेक करना है, अनकॉन्शियस है व्यक्ति, तो वहां पे हम 2 मेथड यूज में लेते हैं पेशेंट का एयरवे पेटेंट है या नहीं है उसको डिटेक्ट करने के लिए, मतलब एम्प्टी है या नहीं है उसको डिटेक्ट करने के लिए। एक मेथड यूज में लेते हैं हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट मेथड फॉर ओपन एयरवे, और अगर ट्रॉमा हुआ है तो जॉ थ्रश मैन्यूवर यूज में लेते हैं। ये दोनों ही क्वेश्चन अभी नॉर्सेट 2024 में देखने को मिले हैं प्री एग्जाम में, ठीक है ना। इमेज बेस्ड क्वेश्चन IBQ यहाँ से बनता है, और सिंपल लैंग्वेज बेस्ड MCQ भी यहाँ से बनता है। चलिए नेक्स्ट आ जाए ब्रीथिंग। अगर हमें कंप्रेशन हमने दे दिया, अब हमें पेशेंट को ब्रीथिंग देनी है, तो हम हमेशा पेशेंट को ब्रीथिंग कैसे दे सकते हैं, जब हमारे पास कोई इक्विपमेंट नहीं है, हमारे पास एम्बू बैग नहीं है, हॉस्पिटल के बाहर अगर व्यक्ति को CPR देने की जरूरत पड़ रही है, तो हम वहां पे माउथ टू माउथ ब्रीथिंग देंगे। कैसे देंगे, ध्यान रखिएगा, नोज को पिंच करके देंगे, अदरवाइज जो हवा आप व्यक्ति के लंग्स में भरने की कोशिश कर रहे हैं वो बाहर निकल जाएगी, इसलिए नोज को बंद कर लेना है, जिससे फेफड़ों में पूरी तरीके से हवा पहुंच सके। और अगर अस्पताल में दे रहे हैं, तो हमेशा याद है कि माउथ टू माउथ नहीं देना है, क्योंकि माउथ टू माउथ देने से वैसे ही पता है आपको कम्युनिकेबल इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो हम यूज में लेंगे दैट इज आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट, ठीक है। आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट, ये एक गुब्बारे के जैसे आता है, ऐसा बैग आता है। यहाँ पर एक इसका यू मास्क टाइप होता है ना। और ये यहाँ पे यहाँ इनलेट वगैरह होता है, जहाँ पे ऑक्सीजन ट्यूब जो है वो जुड़ जाती है, ठीक है। ये हम पेशेंट के माउथ पे फिक्स करते हैं, और यहाँ पे एयर भरी हुई होती है, दैट इज आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट। बकायदा इससे भी इमेज बेस्ड क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और इसके बारे में एक डिफरेंट क्लास ले लूंगी, जब मैं आपको बता दूंगी कि हाँ इन्फेंट में एम्बू बैग में कितनी कैपेसिटी रहती है, एडल्ट में कितनी कैपेसिटी रहती है, इसमें किसका क्या, कौन से इनलेट का क्या काम है, कौन से आउटलेट का क्या काम है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है CPR के, क्योंकि हर चीज का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट कॉम्प्लिकेशन होते हैं, तो हमें पता होना चाहिए। अगर CPR अगर किसी अनट्रेन्ड पर्सन ने दिया है, तो रिब फ्रैक्चर हो सकता है, स्टर्नम फ्रैक्चर हो सकता है, इवन इंजरी हो सकती है हार्ट को, और या फिर लंग्स को, या फिर लिवर को। फीलियल चेस्ट इसमें देखने को मिल सकता है, फीलियल चेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे भी MCQ बनता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट इसके बाद में आ जाओ, BLS हमारा कंप्लीट हो गया, बेसिक लाइफ सपोर्ट कंप्लीट हो गया, एडवांस लाइफ सपोर्ट पे आते हैं। एडवांस लाइफ सपोर्ट क्या है, इसी को ही एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट भी बोलते हैं। नथिंग 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 डिफिकल्ट, बस इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें डिफिब्रिलेटर जुड़ जाता है, ठीक है ना। तो एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन और डिफिब्रिलेटर। डिफिब्रिलेटर क्या है, डिफिब्रिलेटर का काम होता है कि ये आर्टिफिशियली कंडक्शन देने का काम करता है, आर्टिफिशियली कंडक्शन देता है, ठीक है ना। आर्टिफिशियली कंडक्शन देता है, ठीक है। क्योंकि हमारी बॉडी में
हार्ट में एक नेचुरल पेसमेकर होता है जिसको हम जानते हैं ऐसे नोड से, साइनोएट्रल नोड से। अगर वो किसी कारणवश काम करना बंद कर दे तो हमारे हार्ट की मसल्स को रिवाइव करने के लिए, टिश्यू को रिवाइव करने के लिए डिफिब्रिलेटर काम में ली जाती है। जब डिफिब्रिलेटर पहली बार देते हैं तो 200 जूल्स यूज में लेते हैं, दूसरी बार दे रहे हैं तो 300 जूल्स यूज में लेते हैं, तीसरी टाइम जब दे रहे हैं तो 360 जूल यूज में लेते हैं। ठीक है, ये डिफिब्रिलेटर बायोफेजिक भी होता है, मोनोफेजिक भी होता है, इसके बारे में एक डिटेल डिफरेंट क्लास अपन ले लेंगे। सो आई होप आपको इतना कंटेंट सीपीआर के बारे में इफेक्टिव लगा होगा। प्लीज चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्लास को शेयर जरूर करें अगर आपको आपको क्लास इफेक्टिव लग रही है, क्योंकि बहुत मेहनत से क्लासेस बनाई जाती हैं, इसमें कोई खुद का फायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी स्टार्ट ही करा है क्लासेस डालना, है ना। ओके, और साथ ही साथ में कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये दीज कंटेंट आर हेल्पफुल फॉर यू और नॉट, और कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो प्लीज़ लेट मी नो। चलिए, अब अपन थोड़े से ना एमसीक्यूज भी देख लेते हैं किसके रिगार्डिंग, सीपीआर के रिगार्डिंग, है ना, क्योंकि एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला एमसीक्यू आपके सामने आया है, बताओ बेसिक लाइफ सपोर्ट के बारे में इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। क्या सीएबी है, क्या एबीसी है, क्या बीएसी है, या बीसीए है। तो राइट आंसर अपना जो होगा वो होगा दैट इज सी ए बी, दैट इज सी ए बी, ठीक है ना। ओके, अब इसमें ना कई बार इससे क्वेश्चन आ जाता है, एक स्टेप होती है सीपीआर में दैट इज DRCABCD। देखो वैसे तो आपको CAB याद रखनी है, लेकिन एक फुल फॉर्म से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो ये इंपॉर्टेंट है। डी का मतलब होता है डेंजर, आर का मतलब होता है रेस्पॉन्स, एस का मतलब होता है सेंड फॉर हेल्प, ए का मतलब एयरवे, बी का मतलब ब्रीथिंग, सी का मतलब सीपीआर और डी का मतलब डिफिब्रिलेटर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है देयर थ्री मेन कंपोनेंट ऑफ सीपीआर इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। कौन सा सीपीआर का कंपोनेंट नहीं है, तो चार ऑप्शन है, सर्कुलेशन, डाइजेशन, ब्रीथिंग और एयरवे। सिंपल क्वेश्चन है, डाइजेशन अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज टू बी एड्रेस फर्स्ट इन द केस ऑफ पॉलीट्रॉमा। अगर पॉलीट्रॉमा होता है, व्यक्ति को बहुत सारी चोटें लगती हैं, तो आप सबसे पहले किसको एड्रेस करेंगे, सर्कुलेशन को, ब्लड प्रेशर को, एयरवे या न्यूरोलॉजी को। तो आपका आंसर हमेशा क्या होगा, एयरवे को आपको प्रायोरिटी देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द बेस्ट मेथड फॉर असेसिंग रेस्पिरेशन इन अ नॉन रेस्पॉन्सिव पर्सन। कि एक व्यक्ति है जो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है और उसमें हमें रेस्पिरेशन को असेस करना है, तो हम बेस्ट मेथड कौन सा लेंगे। क्या हम उस व्यक्ति के नोज के फ्रंट में हमारा हाथ रखेंगे, या फिर हम उसको देखेंगे, सुनेंगे और फील करेंगे, या फिर हम क्या करेंगे, अपना हाथ पेशेंट के चेस्ट पे रखेंगे, या फिर हम उसकी हार्ट बीट देखेंगे। तो भाई हार्ट बीट देखने से तो मतलब नहीं, हमें रेस्पिरेशन का पता लगाना है। तो हमारा राइट आंसर होगा लुक, लिसन एंड फील। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सीरियसली ले लीजिएगा, ये प्रश्न लगातार नॉर्सेट में, एम्स के एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछ रहा है, जो कैरोटिड पल्स आप चेक करते हैं, ठीक है, सीपीआर देने से पहले, उस कैरोटिड पल्स को कितने समय तक चेक करना चाहिए और कितने से ज्यादा नहीं करना चाहिए। सबसे पहला ऑप्शन है 5 से 10 सेकंड, दूसरा है 10 से 15 सेकंड, तीसरा है 15 से 20 सेकंड, या फिर चौथा है लेस देन 5 सेकंड। तो याद रखिएगा 5 से 10 सेकंड यूज में लेते हैं, इससे ज्यादा यूज में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ब्लड सप्लाई रुक जाएगी और ब्रेन तक ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचेगी। तो आपको पता है कि हमारे न्यूरॉन्स, हमारे बहुत प्यारे सेल, हमारे बहुत सपोर्टिंग सेल्स, ठीक है, हमारी बॉडी को मेंटेन करके रखते हैं जब तक हमारी पूरा जीवन चलता है। अगर उन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो उनमें इस्चीमिया हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन की परमानेंट डेथ हो जाएगी और हमें उससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। ओके जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि हेमलिच मैन्योर जो टेक्निक हम यूज में लेते हैं जब हमारे शरीर में कोई फॉरेन बॉडी जो है इनगल्फ हो जाए या डिसलॉज्ड हो जाए। ठीक है, तो हेमलिच मैन्योर टेक्निक इज यूज टू डिसलॉज फॉरेन बॉडी फ्रॉम, कहाँ से हमारा को ये फॉरेन बॉडी को निकालने में मदद करती है, ट्रैकिया से, नोज से, ईयर से, स्टमक से। सिंपल क्वेश्चन है, राइट आंसर आपका ट्रैकिया होगा। नेक्स्ट, एम्बू बैग की फुल फॉर्म क्या है, दैट इज आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट। तो यहाँ से हम दो चीजें और अपकमिंग क्लास में समझेंगे, एक तो हम समझेंगे डिफिब्रिलेटर और एक हम समझेंगे दैट इज आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट सेशन में क्लास कैसा लगा है रिव्यू जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस क्लास। जय हिंद, जय भारत।